अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अपने स्ट्रेटजिक फाइनेंस के चैप्टर नंबर 3 पे आउटसाइड फाइनेंसिंग कैपेसिटी के ऊपर। इससे पहले कि हम अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारी तमाम जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस होंगी उसके अपडेट्स आपको मिलती रहें। Okay, now let's start our chapter number 3. And today's topic is outside financing capacity. इसमें हम बात करेंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसाइड फाइनेंसिंग करनी है तो उसके कैपेसिटी के इश्यूज क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट talk about a statement. So you just need to read out this statement. बेसिकली अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट में रिसर्चर्स ने ये कहा है कि एक बीइंग कंपनी बीइंग borrower, आप लोन लेना चाहते हैं और उसके लिए आप जो है वो जो लेंडर्स इंटरेस्ट मांग रहे हैं आप वो इंटरेस्ट भी पे करने को तैयार हैं, इवन आप उससे हाई इंटरेस्ट भी पे करने को तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अगर आप लोन नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब है आपको एक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है जिसको हम क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं। मींस क्रेडिट रैशनिंग का मतलब ये है कि एक कंपनी या मैनेजमेंट लोन लेना चाहती है, वो बोरो करना चाहती है, वो इंटरेस्ट भी हाई पे करने के लिए रेडी है, विलिंग है, लेकिन वो लोन नहीं ले पा रहे। अब वो लोन क्यों नहीं ले पा रहे, उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। फर्स्ट रीजन जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो ये है कि शायद उनकी फिक्स्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट हो, मींस उन्होंने जो पहले से लोन लिए हुए हैं वो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, या उनको जो लेंडर है उसने जो है वो लोन देने से जो है वो रिफ्यूज कर दिया है। अब अगर आपका क्रेडिट रैशनिंग फिनोमिना है तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई टेम्परेरी आपके पास इश्यूज आए हुए हैं, बल्कि वो आपकी बिजनेस में से इनहेरेंट हैं चीजें जो हैं, या वो लोन मार्केट की नेचर है। तो अब ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया है, this quotation from Bester and Helving in 1987. So it is a good description of the puzzle of credit rationing. So ये जो statement है ये बेस्टर एंड हेल्विंग की तरफ से जो है ये क्रेडिट रैशनिंग पजल को जो है वो डिस्क्राइब करती है। So why are lenders not willing to raise interest rate if the demand for loans exceeds their supply at the prevailing rates? ये बेसिकली अब क्रेडिट रैशनिंग क्या है। अब अगर मैं जैसे हम हमेशा ही बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उस चीज़ की प्राइस को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। अब अगर आपके पास जो बोरोअर्स हैं वो विलिंग है हाई इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए, तो लैंडर्स उनको क्यों लोन नहीं देते, वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दें और वो हायर इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन दे दें। तो लैंडर्स क्यों जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के लिए रेडी नहीं होते, जबकि लोन्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन को जो है वो हमने आंसर करना है। Why are lenders not willing to raise the interest rates if the demand for loans exceeds their supply at the prevailing rate? कि अगर जो करंट रेट चल रहा है उस रेट के ऊपर लोन्स की जो डिमांड है वो एक्सीड कर रही है उनकी सप्लाई से, तो लैंडर्स जो है वो क्यों विलिंग नहीं होते कि वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो इंक्रीज कर दें। So one possible explanation is that interest rate ceiling regulations prevent such adjustments toward market equilibrium. इसकी एक रीजन तो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लेंडर खुद से इंटरेस्ट रेट को जो है फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओवरऑल मार्केट जो है वो डिक्टेट कर रही होती है। However, such regulations have mostly been phased out, and credit rationing is still a key feature of loan market. तो इवन अगर ये कंडीशंस ना भी हों क्रेडिट मार्केट की तरफ से तो भी जो क्रेडिट रैशनिंग है ये एक मेजर इशू जो है वो आपका रहता है। सो इन द लास्ट 30 years the economists have come to the view that credit rationing is actually an equilibrium phenomenon driven by the symmetry of information between borrowers and lenders. तो जो लास्ट 30 ईयर में जो रिसर्च की गई है इकोनॉमिस्ट की तरफ से वो इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं
कि जो क्रेडिट रेशनिंग है वो बेसिकली एक आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, और ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है इसका जो बोरोर्स और लैंडर्स की जो असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इसको ड्राइव करती है। अब असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो बारोअर है जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोन बारो करना है उसके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जबकि जो लेंडर है उसके पास कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। अब बारोअर को ये पता होता है कि मैं जो लोन लेने लगा हूँ उस लोन को मैं कैसे यूज करूंगा, उसमें जो है वो मैं किस प्रोजेक्ट में उसको लगा रहा हूँ, मुझे वहां पे किस तरह का रिटर्न जो है वो मिल सकता है। लेकिन जो लैंडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि उनको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो ये जो डिफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है, बोरोवर्स के पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लैंडर्स के पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, इसको जो है वो हम असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। So they have used both moral hazard and adverse selection arguments to explain why a lender would not want to raise interest rates even if the borrower were willing to pay higher interest rates. तो इकोनॉमिस्ट ने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि अगर के लैंडर्स क्यों इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करते जबकि बोरोवर जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे बोरो करने को रेडी है, तो उन्होंने दो पॉइंट को इसमें यूज किया है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मोरल हैजर्ड्स, और जो सेकंड पॉइंट है वो है एडवर्स सिलेक्शन आर्गुमेंट। तो इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिसर्च की बेस पे मोरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन आर्गुमेंट से जो है वो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं इसको जस्ट रिपीट करता हूँ कि बेसिकली जो हमारा जो मेजर क्वेश्चन जो हम इस फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करना चाहते हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, वो ये है कि बोरोवर्स की तरफ से लोन की डिमांड ज्यादा है और बोरोवर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने को तैयार है, जबकि लैंडर्स जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करते। वो क्यों इंक्रीज नहीं करते? उसकी दो रीजन है। फर्स्ट रीजन जो है वो मोरल हैजर्ड्स है, और सेकंड रीजन जो है वो एडवर्स सिलेक्शन आर्गुमेंट है। एंड व्हाई लोन मार्केट्स आर पर्सनलाइज्ड एंड क्लियर थ्रू क्वांटिटीज, credit limits, as well as through prices, interest rates. So both explanations start from the observation that a higher interest rate reduces the borrower's stake in the project. अब इन दोनों रीजंस का जो हमने दो बात की है, मोरल हैजर्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम, इनका मेजर पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोनों आर्गुमेंट्स का कि अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो बोरोवर का प्रोजेक्ट में जो स्टेक होता है, जो बोरोवर के प्रोजेक्ट के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली देखें कि बोरोवर क्यों बोरोइंग करना चाह रहा है कि उसको कोई एक प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जो है वो बोरोइंग करना चाहता है। अब अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो उसका अपना स्टेक जो है वो कम हो जाएगा। अब वो स्टेक कैसे कम हो जाएगा? हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से। एन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज has no effect on the borrower in the event of bankruptcy as long as the borrower is protected by the limited liability. इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अब अगर हम दो केसेस लेते हैं कि आपका अगर इंटरेस्ट रेट 7% है और दूसरे केस में इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। अब अगर वो बोरोवर बैंकरप्ट हो जाता है, उसका दिवालिया हो जाता है, तो चाहे इंटरेस्ट रेट 7% हो या 10% हो, बोरोवर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों केसेस में जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हायर इंटरेस्ट रेट होने की वजह से बैंकरप्सी के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट लोअर्स द बोरोवर्स इनकम इन द एब्सेंस ऑफ बैंकरप्सी। लेकिन अगर बैंकरप्सी नहीं होती तो उसकी वजह से बोरोवर की इनकम लेवल कम हो जाती है। इनकम लेवल कैसे कम हो जाती है? फॉर एग्जांपल बोरोवर ने जो इनकम अर्न की वो सपोज ₹20 अर्न की, तो फर्स्ट केस में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है? ₹7। तो उसको नेट इनकम कितनी बचेगी? 13।
दूसरे केस में उसे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 10 रुपीज, तो उसको इनकम कितनी बच जाएगी, बाकी जो रेसिडुअल इनकम कितनी बचेगी, ₹10। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो प्रोजेक्ट के दो ही चांसेस हैं, या तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। अब अगर जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो बोरोअर की इनकम जो है वो कम हो जाएगी हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, लेकिन अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा तो उसकी वजह से उसको हाई इंटरेस्ट रेट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द मोरल हैजर्ड एक्सप्लेनेशन इज दैट this reduced stake may demotivate the borrower, induce her to pursue projects with higher private benefit. तो जो आपका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है मोरल हैजर्ड एक्सप्लेनेशन, वो ये कहती है कि जब उसका स्टेक कम हो गया, कि उसको ये पता है कि फेल होने की सूरत में हाई इंटरेस्ट रेट का मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सक्सेसफुल होने की सूरत में जो मेरी पर्सनल इनकम होगी वो कम हो जाएगी, तो उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो मोरल हैजर्ड एक्सप्लेनेशन ये कहती है इट वुड रिड्यूस द स्टेक एंड इट मे डीमोटिवेट द बोरोअर, इंड्यूस हिम और हर टू परस्यू प्रोजेक्ट्स विद हाई प्राइवेट बेनिफिट्स। तो वो क्या करेगा बोरोअर, वो बजाय इसके कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाए जहां पे उसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हों, वो उसको उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएगा जहां पे उसको प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन वहां पे प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और टू नेग्लेक्ट द प्रोजेक्ट इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव एक्टिविटीज और इवन एक्सट्रीम केसेस इंगेज इन आउटराइट फ्रॉड, या वो उस प्रोजेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें और किसी और अल्टरनेटिव एक्टिविटीज में लगा दे, या कोई जो है वो फ्रॉड करना शुरू कर दे। सो दैट इज एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट may lower the probability of a reimbursement indirectly through reduced performance। तो अब अगर लेंडर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देगा, उसकी वजह से जो बोरोअर है उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए वो फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, वो दूसरी एक्टिविटीज में देखने की कोशिश करेगा, या वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की कोशिश करेगा जहां पे उसको प्राइवेट बेनिफिट जो है वो ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली क्या होगा कि जो लेंडर होगा उसका जो कैपिटल अमाउंट है उसके रीइंबर्स होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट है आपकी मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम। जो सेकंड आर्गुमेंट हमने डिस्कस करना है वो द एडवर्स सिलेक्शन एक्सप्लेनेशन इज दैट in a situation where lender cannot directly tell good and bad borrowers apart, अब जो लेंडर है वो डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि अच्छा बोरोअर कौन सा है और बुरा बोरोअर कौन सा है, मींस कौन सा ऐसा बोरोअर है जो उस प्रोजेक्ट पैसे को सही यूज करेगा और कौन सा ऐसा बोरोअर है जो उस पैसे को ठीक तरीके से यूज नहीं करेगा। द हायर इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट लो क्वालिटी बोरोअर्स। तो जब आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा करेंगे तो आपके लो क्वालिटी बोरोअर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू हायर क्वालिटी बोरोअर्स। फॉर लो क्वालिटी बोरोअर्स are more likely to default on their loans and therefore are less affected by a raise in the interest rate than high quality borrower। जो आपका हाई क्वालिटी borrower होगा वो हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन की तरफ नहीं आएगा। हाई इंटरेस्ट रेट लोन की तरफ कौन आएगा, लो क्वालिटी borrower आएगा, क्योंकि लो क्वालिटी borrower को ये पता होगा कि मैंने या तो फ्रॉड करना है, या तो मैंने किसी दूसरी एक्टिविटी में जाना है, या मैंने इससे प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा लेना है, तो लैंडर को यहाँ पे लॉस हो सकता है। So lenders may then want to keep interest rate low in order to face a better sample of borrowers। तो lenders ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे borrowers आए, या एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आए जिसमें अच्छे borrowers और बुरे borrowers दोनों हो, ताकि उसमें से सिलेक्शन बेहतर हो सके। ऐसा नहीं हो कि हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दें तो हमारे पास ग्रुप ही वो आए जिसमें है ही सारे के सारे बैड borrowers। So this chapter analyzes credit rationing and the role of net worth। it emphasizes the moral hazard explanation। तो इस चैप्टर का जो बेसिक पर्पस है वो क्रेडिट रैशनिंग को डिस्कस करना है, और इस चैप्टर के अंदर हम हमारा जो मेजर फोकस होगा वो मोरल हैजर्ड के एक्सप्लेनेशन के ऊपर होगा कि किस तरह से जो बोरोअर है उसको मोटिवेट करेगा लेंडर, किस तरह के एग्रीमेंट्स डिजाइन करेगा कि जो बोरोअर है वो मोरल हैजर्ड्स की तरफ ना जाए, वो बल्कि बेहतर वो मोटिवेटेड हो और अच्छे तरीके से जो है वो काम करने की कोशिश करें।